6 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। आज शुरू करते हैं चैप्टर चैप्टर 7। और चैप्टर 7 आपके पास है भाई चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म। चैप्टर की जो हेडिंग है चुंबकत्व, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मैग्नेटिज्म। इससे पहले भी आपने चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ा हुआ है ना। इससे पहले वाला चैप्टर भी लगभग ऐसा ही था, चुंबक से ही रिलेटेड था। तो चुंबकत्व शुरू करने से पहले चुंबक आपको मैंने पढ़ा दिया था, चुंबक क्या होता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं चुंबक क्या होता है, चुंबक के गुण आप लोग जानते हैं, ठीक है। साथ ही आपको जो है चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ाया गया है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण पढ़ाया गया है, ठीक है। चुंबकीय बल, धारावाही चालक पर चुंबकीय बल कैसे लगता है और उस बल की दिशा क्या होती है, ये सब पढ़ाया गया आपको, ठीक है ना। आज हम इससे आगे की बात शुरू करेंगे। और पहला जो आर्टिकल तुम्हारे पास है ये है चुंबकीय द्विध्रुव। पहला जो आर्टिकल है चुंबकीय द्विध्रुव यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल। और मैग्नेटिक डाइपोल शुरू करने से पहले आप लोगों को ध्यान होगा, इससे पहले वाले चैप्टर में कहीं आया होगा वैद्युत द्विध्रुव आया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल आया था कहीं। वैद्युत, अगर आप इसको पढ़ने से पहले आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल को, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था, हाँ, टू इक्वल्स एंड अपोजिट चार्जेस आर इज सेपरेटेड। एक प्लस चार्ज होता था, एक माइनस चार्ज होता था, ये प्लस क्यू आवेश होता था, ये माइनस क्यू आवेश होता था। वो परिमाण में रहते थे, हाँ, इक्वल परिमाण में रहते थे। चार्ज उन पे डिफरेंट रहता था, क्या एक दूसरे के अपोजिट चार्ज रहता था, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, ठीक है। इसका हम मध्य बिंदु लेते थे O, और इसको प्लस क्यू और माइनस क्यू को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते थे, एक्सिस या अक्ष। इस रेखा को हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस बोलते थे या अक्ष बोलते थे, हिंदी में अक्ष बोल रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल, बैठ जाओ भाई। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या था कि दो आवेश थे भाई। अब इन दोनों आवेशों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व था। ये प्लस क्यू आवेश अलग किया जा सकता है, ठीक है, और माइनस क्यू आवेश क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इन दोनों आवेशों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है भाई। ये दोनों अलग अलग रह सकते हैं, प्लस क्यू आवेश अलग रह सकता है और माइनस क्यू आवेश क्या रह सकता है, अलग रह सकता है। ये दोनों स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप उसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है मैग्नेटिक डाइपोल की। मैग्नेटिक डाइपोल भी ठीक इसकी संरचना भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की जैसी होती है, लेकिन इसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू तो होता नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो कोई भी चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है कि ऐसा निकाय, कोई एक ऐसा निकाय होता है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें। थोड़ा सा इससे पहले देखो, अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को, अगर आपने पढ़ा कि वैद्युत द्विध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र में रखें, तो वैद्युत द्विध्रुव पे एक वैद्युत आघूर्ण बल आघूर्ण लगता है, बलयुग्म का आघूर्ण लगता है, जो कि इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का क्या करता है, प्रयास करता है। अगर हम इसको, ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, अगर ये वैद्युत क्षेत्र है, सपोज के लिए वैद्युत क्षेत्र में हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखें, ये प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश, ठीक है ना। तो ये वैद्युत द्विध्रुव की को जो है घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का क्या करते हैं, इस पर एक वैद्युत बलयुग्म का आघूर्ण लगता है। ये माइनस क्यू आवेश ले रहा हूं मैं, ये प्लस क्यू आवेश,
ये इस पे इधर को बल लगेगा, इस पर इधर को बल लगेगा F1, इसको इधर को बल लगेगा F2, दोनों का मान बराबर होगा। ये बल युग्म लगेगा जो कि इसको क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है, करता था। ठीक इसी प्रकार से जो एक ऐसा निकाय है भाई वैद्युत चुंबकीय द्विध्रुव भी ठीक वैद्युत द्विध्रुव की तरह एक ऐसा निकाय है जिससे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इस पर एक बलयुग्म आघूर्ण लगता है, एक बलयुग्म का आघूर्ण लगता है जो कि इसे का मतलब इसको चुंबकीय द्विध्रुव को, जो कि इसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है, संरेखित करने का प्रयत्न करता है। या अब कर पाता है नहीं कर पाता वो बात अलग है, लेकिन कोशिश जरूर करेगा, चुंबकीय क्षेत्र के में संरेखित करने का प्रयत्न करेगा, ठीक है ना। और इसके जो उदाहरण है भाई, कोई भी चुंबक, जैसे दंड चुंबक एक द्विध्रुव होता है, चुंबकीय द्विध्रुव होगा, ठीक है ना। दंड चुंबक कैसे होता है, ये N सिरा और ये S सिरा, ठीक है। ये नाल चुंबक, नाल चुंबक का आकार घोड़े की नाल के आकार का होता है, एक सिरा N, दूसरा सिरा S, ठीक है। ये कोई धारावाही कुंडली है भाई, ये सारे के सारे अपने आप में ये कुंडली है, इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं कुंजी लगा के। तो इसका भी एक सिरा N और एक सिरा क्या बनता है, S, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो चुंबक हैं अपने आप में चुंबकीय द्विध्रुव है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक चुंबक, आप ये कह सकते हैं कि प्रत्येक चुंबक एक चुंबकीय द्विध्रुव होता है, एक चुंबकीय द्विध्रुव होता है। और यहीं से हम अंतर पकड़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव के बीच में। भाई देखो, हर वैद्युत आवेश अपने आप में क्या नहीं होता है, एक वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता है। वैद्युत द्विध्रुव बनाने के लिए हमें दो आवेश चाहिए होते हैं, एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश। अब क्योंकि प्लस आवेश और माइनस आवेश को अलग किया जा सकता है, तो जो इन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है। तो आपको कहने का मतलब यह है कि जो अगर आप चुंबक को तोड़ोगे, अगर आप धन चुंबक को तोड़ते तो आप उसको दो टुकड़े करें। इससे पहले वाले उसमें बताया गया कि स्वतंत्र किसी भी चुंबक के स्वतंत्र ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। यहाँ तक कि चुंबकीय पदार्थ को आप पहले देखो, इसको हम दो हिस्सों में तोड़े, एक हिस्सा N हो जाएगा, दूसरा हिस्सा, हर छोटे से छोटे टुकड़े का आप उसको अणुओं में तोड़ दें तो भी वो द्विध्रुव होगा, उसके दो ध्रुव होंगे। आप उसको परमाणुओं में तोड़ दें तो भी उसके क्या होंगे, उस परमाणु के भी दो ध्रुव होंगे, एक N और एक S। चुंबकीय पदार्थ को, यहाँ तक कि चुंबकीय पदार्थ में जो मूल कण होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो भी अपने आप में क्या होते हैं, द्विध्रुव होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तक आप उसको तोड़ दें तो भी वो जो है स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त करना संभव नहीं है। तो चुंबकीय द्विध्रुव, यहाँ से चुंबकीय द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव में हम अंतर समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव तथा चुंबकीय द्विध्रुव तथा होता तो एक ही जैसे है, ठीक है ना। चुंबकीय द्विध्रुव में अंतर, और पहला अंतर, सबसे पहला अंतर तो यही है भाई कि चुंबकीय एकल आवेश का अस्तित्व होता है। एकल आवेश का क्या होता है, एकल आवेश अकेला मिल सकता है आपको कहीं, ठीक है ना, या उसको अकेले किया जा सकता है इंसुलेटेड, लेकिन एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। ये वैद्युत द्विध्रुव है और एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं हो सकता, एकल ध्रुव का। और अभी मैंने आपको बताया
कि आप इसको चाहो तो परमाणुओं तक तोड़ लो, चाहो तो मूल कणों तक तोड़ लो, तो भी इसका अस्तित्व तो भी उनमें है। अगर वो चुंबकीय पार्ट है तो उनमें क्या होगा, दो ध्रुव होंगे, एक सिरा हमेशा उत्तर में ठहरेगा, दूसरा सिरा उसका हमेशा कहाँ ठहरेगा, दक्षिण में ठहरेगा। एक को बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, दूसरे को बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। ठीक। दूसरी चीज जो आपको समझनी है, आप मैंने कहा कि एकल आवेश का स्वतंत्र अस्तित्व होता है भाई, ठीक है ना। तो जो सबसे सरल वैद्युत संरचना है, वैद्युतिकी में जो सबसे सरल संरचना है वो है एकल आवेश। क्या है? जबकि चुंबक में जो सबसे चुंबकत्व में जो सबसे सरल चुंबकीय रचना है वो क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव है। तो सबसे सरल, ये आपको याद रखना है कि सबसे सरल वैद्युत संरचना, वैद्युत सबसे सरल वैद्युत संरचना क्या होती है, एकल ध्रुव, एकल आवेश, एकल आवेश जो है सबसे सरल वैद्युत संरचना होती है। और चुंबकत्व में सबसे सरल चुंबकीय रचना, सबसे सरल चुंबकीय संरचना, चुंबकीय सबसे सरलतम चुंबकीय संरचना, ये चुंबकीय द्विध्रुव होता है, चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है। तो ये कुछ अंतर है चुंबकीय द्विध्रुव में, कुछ समानता आप लोगों को दिख रही होगी, कुछ क्या दिख रहा होगा, अंतर दिख रहा होगा। अगर आप चुंबकीय सबसे सरल चुंबकीय संरचना, आपको याद रखना है कि चुंबकीय द्विध्रुव भाई चुंबकीय ध्रुव नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एक चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होगा। लेकिन चुंबकीय द्विध्रुव का हमेशा क्या होगा, अस्तित्व होगा। चुंबक को आप कितने भी छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, अणुओं से लेकर परमाणु से लेकर मूल कणों तक तोड़ दें, तो भी हर पार्ट का अलग क्या होगा, द्विध्रुव। हर पार्ट अपने आप में चुंबकीय द्विध्रुव होगा। अगली बात समझो, चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक द्विध्रुव से ये कैसे रिलेटेड है, कैसे समानता क्या है इनमें, और इनमें डिफरेंसेस क्या है। समानता क्या है, समानता ये है कि अगर हम चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होता है, संरेखित करने का प्रयत्न करता है, उस पर एक बलून का आघूर्ण लगता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वो जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयत्न करता है, उसमें भी एक वैद्युत द्विध्रुव, इस पर एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लगता है, बलून का आघूर्ण, इस पे क्या लगता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण लगता है। ठीक है। और इस दोनों के दोनों बलून का आघूर्ण लगता है, दोनों के दोनों जो है क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयत्न करते हैं। अंतर क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं। आई बात समझ में? चुंबकीय द्विध्रुव। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इसको मिटा दो, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल तुम्हारी क्या है, देखना। नेक्स्ट आर्टिकल है भाई इसमें, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय द्विध्रुव पर बलयुगों का आघूर्ण। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण, आर्टिकल नंबर 2, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव, और इसने विशेष स्पेशल केस लिया हुआ है धारा लूप, धारा लूप पर लगने वाला चुंबकीय बल आघूर्ण, चुंबकीय बल या चुंबकीय बल आघूर्ण, चुंबकीय बल युग्म का आघूर्ण। ठीक, चुंबकीय बल युग्म का आघूर्ण। टॉर्क की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है। अब कोई धारावाही लूप है भाई,
अभी मैंने आपको इससे पहले बताया कि कोई भी चुंबकीय द्विध्रुव का सिंगल में कोई अस्तित्व नहीं होता। तो धारावाही लूप है, चाहे उसमें एक ही फेरा है, ठीक है, उसके भी दो ध्रुव होंगे। एक तल उसका क्या होगा, धनात्मक होगा, दूसरा तल क्या होगा, सॉरी, एक तल उसका एन टाइप होगा और दूसरा तल उसका क्या होगा, साउथ पोल होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि सपोज के लिए कोई धारावाही लूप है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसको मैं सीधी रेखाओं से दिखा रहा हूं। ये कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई आयताकार धारावाही लूप है। ये आयताकार धारावाही लूप है और इस लूप का नाम हम कुछ भी दे देते हैं, पी क्यू आर एस, जो भी मान आप, या ए बी सी डी, जो भी आपको नाम देना है, इसका नाम मैं दे रहा हूं पी क्यू आर और एस। ये धारावाही लूप है पी क्यू आर एस, ठीक है ना। इसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है, सपोज के लिए इसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है, क्योंकि लूप है तो हर पार्ट में एक ही धारा आएगी, यहाँ से नीचे की ओर और यहाँ से पी क्यू आर एस में आई एम्पियर की क्या बह रही है, धारा बह रही है, ठीक है ना। अब जो धारावाही लूप है ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है, ठीक है। देखो नोट कर लो कि माना पी क्यू आर एस एक धारावाही लूप है जो कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी में लटकाया गया है। माना पी क्यू आर एस एक धारावाही लूप है जिसे बाह्य वैद्युत क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी, चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या ले लेते हैं, कैपिटल बी में लटकाया गया है, ठीक है ना। लूप में धारा कितनी है, लूप में धारा जो है वो है भाई आई एम्पियर, आई एम्पियर की धारा बह रही है और किस दिशा में बह रही है, इस समय हमने इस समय किस दिशा में बह रही है, दक्षिणावर्त दिशा में बह रही है नहीं, आई एम्पियर ये किस दिशा में बह रही है, आपको चित्र में दिख रहा है दक्षिणावर्त दिशा में, ठीक है। लूप की लंबाई और चौड़ाई पी क्यू, लंबाई पी क्यू बराबर आर एस बराबर स्मॉल एल मान लो, और पी एस और क्यू आर चौड़ाई पी एस बराबर क्यू आर स्मॉल बी मान लो। लंबाई स्मॉल एल है और चौड़ाई कितनी है, स्मॉल बी। अब ध्यान दो भाई, आप जानते हैं कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर एक बल लगता है, आप जानते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, धारावाही कितना बल लगता है, F इक्वल टू आई बी एल, F इक्वल टू क्या लगता है, आई बी एल। और इस बल की जो दिशा होती है, इस बल की दिशा किस नियम से देते हैं, आपको याद होगा, तो ये तो हम दाएं हाथ के नियम नंबर 2 से देते हैं, नियम नंबर 2 से, या फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, पिछले चैप्टर में पढ़ा गया है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से देते हैं। अब देखो ये भी एक धारावाही चालक माना जाता है, पी क्यू एक धारावाही चालक है, आर एस एक धारावाही चालक है, एस पी एस एक धारावाही चालक है और पी एस भी क्या है, एक सारे के सारे धारावाही चालक माने जा सकते हैं। और इन धारावाही चालकों पर चुंबकीय क्षेत्र क्या लगाएगा, बल लगाएगा, जिसका मान होगा F इक्वल टू आई बी एल, ठीक है। अब देखो, अब हमें इसकी दिशा देखनी है भाई, तो इस धारावाही चालक पर बल किधर को लगेगा, अगर आप फ्लेमिंग के नियम से देखो तो इस पर बल की दिशा होगी, अगर एक इसके लंबवत है तो इधर को हमारी तरफ, इस पर जो बल लगेगा, सपोज के लिए इस पर जो बल लग रहा है वो F1 की दिशा ये है, ठीक है। जो इसके विपरीत वाला है, इस पर बल किधर को लगेगा,
F2 हमसे दूर, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देख लो। RS पर जो बल लगेगा उसकी ये F3 और जो R इस पर जो बल लगेगा F4। और आप एक चीज नोट करोगे कि F3 और F4 की जो क्रिया रेखा बिल्कुल समान होगी, ठीक है, जबकि F1 और F2 की क्रिया रेखाएं क्या है, भिन्न भिन्न है। देखो अगर आप इसको आगे बढ़ाओ और इसको भी क्या करो, आगे बढ़ाओ, तो इनके बीच की क्रिया रेखा क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। और F3 और F4 की क्रिया रेखा क्या होगी, F1 का मान और F2 का मान बिल्कुल बराबर हुआ, क्योंकि दोनों की लंबाइयां क्या है, आपस में बराबर हैं, दोनों में धाराएं भी बराबर हैं, लेकिन दिशाएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी। और साथ में क्रिया रेखाएं भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। जबकि F3 और F4 देखो, तो यहाँ से F1 बराबर क्या होगा, F2, और F3 किसके बराबर होगा, F4 के। इनकी क्रिया रेखाएं समान है, इनकी क्रिया रेखाएं समान है और इनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न। क्रिया रेखाएं, इतना अंतर है F1, F2, F3 और F4 में, सिर्फ यही अंतर है कि F1 देखो, अब F3 और F4 तो एक दूसरे के मान को क्या कर देंगे, क्रिया रेखाएं भिन्न एक ही है, विपरीत बल लग रहे हैं। अगर ये बल, ये देखो ये कोई पॉइंट है, इस पे हम इधर को बल लगाएं, इस पे इधर को बल लगाएं, तो ये स्थिर रहेगा, बराबर में बल लग रहा है, ठीक है। तो ये तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, F3 और F4 तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर लेंगे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चुंबकीय द्विध्रुव। लेकिन जो F1 और F2 है भाई, F1 और F2 है, इसके कारण इनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न है, तो ये धारावाही लूप पर एक चुंबकीय बल युग्म का आघूर्ण लगेगा, ठीक है ना। तो F1 तथा F2 के कारण, F1 तथा F2 के कारण लूप पर एक बल युग्म कार्य करता है, एक बल युग्म कार्य करता है, जो कि F1 अलग, देखो किसी भी वस्तु पर अगर दो विपरीत और बराबर बल अलग अलग क्रिया रेखाओं में लगाएं तो वस्तु को घुमाने का प्रयत्न करता है, ठीक है ना। और उसी को क्या बोलते हैं, घुमाने की प्रवृत्ति को ही आघूर्ण बोलते हैं। तो एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करता है जो कि लूप को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये देखो किधर को घुमाएगा, इधर को घुमाएगा, तो दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने का, दक्षिणावर्त, और कब तक घुमाएगा, दिशा में घुमाकर क्षेत्र B के समदिश, क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र B के अनुदिश लाने का प्रयत्न करेगा भाई, अनुदिश संरेखित करने का प्रयत्न करता है, संरेखित मतलब तब तक घुमाएगा जबकि ये ऐसे ना आ जाए, 90 डिग्री ना घूम जाए, ठीक है, संरेखित करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, और F1 बराबर कितना हो जाएगा, F1 बराबर F2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा I, B और L, I, B, इसको मैं बना देता हूँ समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इस बल युग्म के कारण F1 और F2 के कारण जो चुंबक जो ये है भाई, ये दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगेगा, ठीक है। अब बल युग्म का आघूर्ण कैसे निकालेंगे, देखो अब इनकी क्रिया रेखाओं, अब हमको चाहिए इनकी क्रिया रेखाओं के बीच की लंबिक दूरी, ठीक है ना। अब सपोज करिए किसी क्षण जो है ये चुंबकीय क्षेत्र है भाई, ये चुंबकीय क्षेत्र B है, और किसी क्षण जो चुंबक है, अगर हम इसकी चौड़ाई को B माने, इसकी चौड़ाई कितनी थी, ये चौड़ाई B थी ना, लंबाई तो L थी, चौड़ाई कितनी थी, घूमते हुए इसकी चौड़ाई B है, और किसी क्षण अगर ये घूमते हुए इस पर खींचा गया अविलंब, इसके मध्य बिंदु पर खींचा गया जो अविलंब, अगर हम एक अविलंब खींच दें भाई N और N डैश, N N डैश,
वो बी यहाँ से हटा रहा हूँ, बी ये पूरी लंबाई है, ये आर एस ले लो इसको, पी क्यू क्यू आर ले लेता हूँ इसको, क्यू और आर ले लेता हूँ इसको, ठीक है। तुम्हारी सुविधा के लिए इसको मैं ओ ले लेता हूँ। अगर इसके मध्य बिंदु घूमते हुए किसी क्षण इसकी ये चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है भाई, चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बनाए, घूर्णन के दौरान अगर इसके मध्य बिंदु जो चुंबकीय जो इसकी चौड़ाई कितनी, इनके बीच की दूरी तो कितनी होगी, बी होगी ना, यहाँ ध्यान दो, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, बी होगी, ठीक है। तो लांबिक दूरी कितनी होगी वो निकालना होता है, क्योंकि लांबिक दूरी चुंबकीय कोई भी बलाघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणा गया बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लांबिक दूरी। यदि घूर्णन के दौरान किसी क्षण जो चुंबकीय जो लूप है भाई वो उसका मध्य बिंदु पर खींची गई अविलंब, लूप के मध्य बिंदु पर खींचा गया अविलंब चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बनाए, थीटा कोण बनाए, तो ओ आर कितना हो जाएगा, ओ आर कितना हो जाएगा, तो चित्र से यहाँ ध्यान से देखो, चित्र से ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो ओ आर बराबर कितना हो जाएगा, ओ आर एक तो इसको हम दो घटकों में विभाजित करेंगे, एक साइन थीटा के रूप में, एक कोस थीटा, तो ओ आर बराबर हो जाएगा बी साइन थीटा, ओ आर बराबर कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा। आई बात समझ, इस पर बल, ये बल इधर को लगेगा, इस पर ये बल ऊपर की ओर लगेगा, तो ओ आर बराबर बी साइन थीटा हो गया। इनकी क्रिया रेखाओं के बीच की लंबित दूरी बलों की F1 तथा F2 के, F1 तथा F2 के, F2 की क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी, क्रिया रेखाओं के बीच, रेखाओं के बीच लंबित दूरी है भाई, ये लंबवत दूरी, ये कितनी हो जाएगी, बी साइन थीटा हो जाएगी। और इसलिए जो बलयुग्म का आघूर्ण, इसलिए चुंबकीय द्विध्रुव पर, इसलिए धारा लूप पर, इसलिए धारा जो चुंबकीय द्विध्रुव है वो इस समय धारा लूप है, इसलिए धारा लूप पर लगने वाला चुंबकीय बल युग्म का आघूर्ण, चुंबकीय बल युग्म का, बल युग्म का आघूर्ण टॉ बराबर क्या होता है भाई, बल, और बल या F1 या F2 कोई भी एक ले लो, F1 या, और इसको भी मिटा दो, यहाँ पे चित्र बना दिया आप लोगों ने, F1 या F2 कोई भी एक ले लो, और गुणा गया बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबित दूरी, गुणा गया, मैं इसको सिर्फ इस समय लंबवत दूरी ले लूं, लंबवत दूरी का मतलब है बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो टॉ बराबर बल F1 का मान हुआ था कितना, आई बी एल, बल का मान कितना होता है, F1 या F2 दोनों में से कोई एक ले लो, और उसका मान कितना निकला था, आई बी एल, और गुणा के लंबित दूरी अभी आपने निकाला भाई, बी साइन थीटा, दोनों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी, बी साइन थीटा। तो इसलिए टॉ इक्वल टू हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई बी एल इंटू बी साइन थीटा, लिख सकते हैं। और देखो भैया, एल इंटू बी यानी कि लंबाई गुणा गया चौड़ाई, लंबाई गुणा गया चौड़ाई बराबर होगा इस लूप का क्षेत्रफल बराबर कैपिटल ए, ये लूप का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, लूप का, इसको हम ए लिख सकते हैं, ए लिख देता हूं मैं इसको, कैपिटल ए फॉर एरिया भी होता है, ठीक है। तो टॉ इक्वल टू आई बी एल इंटू बी, देखो आगे पीछे करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो टॉ इक्वल टू हो गया भाई आई बी ए साइन थीटा, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, ध्यान से देखो, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए धारा लूप पर इतना चुंबकीय बल आघूर्ण लगेगा, टॉ इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा, ठीक है ना। और अगर ये जो धारा लूप की बात हुई इसमें सिर्फ एक फेरे था, ठीक है ना, अगर इसमें n फेरे हो, यदि लूप में
आगे आप इसको चाहो तो आप बढ़ा सकते हो कि यदि धारा लूप में n फेरे हो तो टॉ इक्वल टू n से मल्टीप्लाई कर दो, NIAB या BE जो भी लिखना चाहो आगे पीछे हो गया हो, तो इक्वल टू NIAB साइन थीटा, जहां n क्या है, n है फेरों की संख्या। ठीक है, तो अगर कोई भी किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही लूप या फिर धारावाही चालक स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाए तो उस पर इतना चुंबकीय बल लगेगा। अगर उसमें एक फेरा हो और उसमें n फेरे हो तो कितना बल लगेगा, बल नहीं बल्कि बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, और इस पर अधिकतम कितना बलयुग्म का आघूर्ण लगेगा, तो थीटा का अधिकतम मान होता है 90 डिग्री। अगर जो लूप है भाई, ये जो धारावाही लूप है वो त्रिज्या तो है, सपोज के लिए यहाँ तक ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर धारावाही लूप त्रिज्या है, त्रिज्या का मतलब है कि वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है हर समय। अगर कोई चुंबक ऐसा है भाई, ध्यान से देखो, ठीक है, और इसके बीच में धारावाही लूप रखा है, इसके बीच में क्या रखा है, तो धारावाही लूप से निकलने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी हमेशा त्रिज्या तो बाहर की ओर निकलेंगी, होंगी। अगर ऐसा कोई लूप रखा है तो थीटा बराबर इस लूप के लिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो टॉ इक्वल टू हो जाएगा इस केस में, टॉ इक्वल टू IAB साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है, टॉ मैक्सिमम हो जाएगा इस समय, टॉ मैक्सिमम इक्वल टू IBA लिख दो या AB लिख दो, जो आपको टॉ इक्वल टू IBA, ये अधिकतम बलयुग्म का आघूर्ण लगेगा। और बलयुग्म का आघूर्ण और इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर, याद रहे। बलयुग्म आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर कैसे होगा, क्योंकि बल टॉ इक्वल टू बल गुणा गया लंबवत दूरी होती है, लंबवत दूरी हो या कोई भी दूरी हो, दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर, और बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, तो मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। ठीक, आप चाहो तो इसकी विमा निकाल सकते हो, विमा क्या होगी वैसे ही बोलो जरा, बिना कैलकुलेट किए हुए बताओ विमा क्या हो जाएगी इसकी, अमन बताओ, 2 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास, इसकी विमा क्या होगी, एम, विमा निकालनी नहीं आ रही, बल की विमा क्या होती है, ML T-2, और m यानी कि मीटर, मीटर की विमा होगी L। ठीक है, तो L L मल्टीप्लाई हो जाएगी, ML2T-2 ML2T-2 किसी और भौतिक राशि की विमा होती है भाई, ML2T विमा जो है सबसे पहला चैप्टर है, सबसे मूलभूत चैप्टर है। ML2T-2 2-3 भौतिक राशियों की विमा होती है। देखो कार्य की विमा क्या होती है, कार्य की विमा नहीं मालूम, ऊर्जा की विमा क्या होती है, सारे प्रकार की ऊर्जाओं की विमा, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, जो भी ऊर्जा हो, उन सब की विमा, कार्य की विमा सब एक जैसी होती है, और वो होती है ML2T-2। तो बात समझ में आ गई। चुंबकत्व के 2 आर्टिकल मैं आपको बता चुका हूँ, एक चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है और दूसरा चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला आघूर्ण कितना होगा। अगर हम उसको धारावाही लूप से कैलकुलेट करें, आप चाहो तो उसको किसी दंड चुंबक से कैलकुलेट कर सकते हो, आप चाहो तो किसी नाल चुंबक से कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर हमेशा यही आएगा। भाई बात समझ में, ठीक है भाई, मिटा दूं, आज के लिए बहुत है।